साल 1998 नासा के फर्स्ट स्पेस शटल मिशन के दौरान एस्ट्रोनॉट्स ने अर्थ के ऑर्बिट में घूम रहे एक अजीब और डरावनी सैटेलाइट को नोटिस किया। एक सैटेलाइट जिसे पृथ्वी के किसी भी देश ने आज तक लॉन्च नहीं किया था, क्योंकि इस सैटेलाइट के होने की बातें करीब 19th सेंचुरी से चली आ रही है, जिस दौरान तक हमने सैटेलाइट लॉन्च करने की टेक्नोलॉजी तक हासिल नहीं की थी। लेकिन ये पहली बार था जब नासा ने इसे कैमरे पर उतारा था। इस सैटेलाइट द्वारा अर्थ पर कई बार रेडियो मैसेजेस भेजे गए थे, जिनमें से एक मैसेज साल 1899 में निकोला टेस्ला को भी रिसीव हुआ था, जिनके मैसेज को जब डिकोड किया गया तो पूरी दुनिया हैरान रह गई, क्योंकि सैटेलाइट द्वारा भेजे गए मैसेज के मुताबिक ये सैटेलाइट 13,000 साल से पृथ्वी और इंसानों पर नजर रख रही है। पर आखिर क्या राज है इस सैटेलाइट का, और आखिर इसे किसने भेजा था? आज के इस वीडियो में हम इसी के बारे में जानने वाले हैं। तो हेलो गाइस, मैं हूं कौशिक और चलिए शुरू करते हैं एक और नए एपिसोड। साल 1899 निकोला टेस्ला अपनी अमेरिका के कोलोराडो स्प्रिंग्स लैब में कुछ रेडियो एक्सपेरिमेंट्स परफॉर्म कर रहे थे कि तभी उनका ये रेडियो एंटेना कुछ स्ट्रेंज रेडियो सिग्नल्स को रिसीव करने लगा, जो हर कुछ समय के इंटरवल के बाद लगातार रिसीव हो रहे थे। अब पहले टेस्ला को लगा कि ये सिग्नल्स पृथ्वी के ही किसी हिस्से से आ रहे हैं, लेकिन कुछ ही देर बाद टेस्ला सिग्नल्स की फ्रीक्वेंसी और डायरेक्शन से समझ गए कि ये सिग्नल पृथ्वी से नहीं बल्कि कहीं दूर अंतरिक्ष से आ रही थी, जिसके बारे में फरवरी 1901 में बात करते हुए टेस्ला ने एक मीडिया आउटलेट को बताया कि जिन रेडियो सिग्नल्स को मैंने रिसीव किया है ना, उन सिग्नल्स के क्रम में होने वाले जो बदलाव मैं देख रहा था वो क्लियरली सजेस्ट करते हैं कि ये सिग्नल्स किसी भी ऐसे ऑब्जेक्ट के नहीं है जिसे मैं जानता हूं। इसीलिए इन सिग्नल्स के जरिए ये फीलिंग लगातार मेरे अंदर उठ रही थी कि मैं पहला इंसान हूं जिसने दो प्लैनेट्स के बीच के कम्युनिकेशन को सुना है। इन शॉर्ट कहूं तो अंतरिक्ष में कुछ ऐसा था जो टेस्ला को ये एलियन सिग्नल्स भेज रहा था, एक एलियन टेक्नोलॉजी जो पृथ्वी के चक्कर लगा रही थी। लेकिन यहाँ टेस्ला ही अकेले नहीं थे जिन्होंने इन एलियन सिग्नल्स को सुना था, क्योंकि टेस्ला के कुछ साल बाद साल 1927 में नॉर्वेजियन रेडियो इंजीनियर जॉर्गेन हाल्स ने रेडियो सिग्नल्स के ट्रांसमिशन के दौरान आसमान से आते हुए कुछ अनयूजुअल रेडियो सिग्नल्स को रिकॉर्ड किया, जिन्होंने उन्हें डरा कर रख दिया, क्योंकि उन रेडियो मैसेजेस में उन्हीं की एको आवाज थी। वैसे यहाँ प्रॉब्लम एको नहीं बल्कि उनके वापस आने में लगने वाले टाइम में थी, क्योंकि रेडियो सिग्नल्स स्ट्रेटोस्फीयर और ग्राउंड के बीच टकराकर एको के रूप में वापस आते हैं, जिस फिनोमेना को प्रोपगेशन कहते हैं। लेकिन इसमें यूजुअली 0.5 सेकंड से 138 मिली सेकंड तक का समय लगता है। बट उस दिन जॉर्गन हाल्स के डरने का कारण था इन एको सिग्नल्स का एटमॉस्फेयर में जाकर ऑलमोस्ट 3 से लेकर 30 सेकंड्स के बाद पृथ्वी पर लौटना, जो कि बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं था। ऊपर से उनकी फ्रीक्वेंसी भी काफी ज्यादा कम थी, मानो पृथ्वी के आसमान में या उससे ऊपर कोई ऐसी टेक्नोलॉजी थी जो इन रेडियो सिग्नल्स को कैप्चर करने एंड टाइम टू टाइम उन्हें वापस भेजने की क्षमता रखती थी। और फाइनली ऑलमोस्ट 50 साल बाद हमें इसका जवाब भी मिला, और सिर्फ जवाब ही नहीं बल्कि एक एलियन मैसेज भी जो इन सिग्नल्स में छुपा हुआ था। तो साल 1973 में स्पेस फ्लाइट नाम की मैगजीन में डनकन ल्यूनान नाम के साइफाई राइटर ने एक आर्टिकल लिखा, जिसमें उसका दावा था कि उसने 1927 में हाल्स के द्वारा रिकॉर्डेड उन स्ट्रेंज एकोज को डिकोड कर लिया है, जिसमें उन्हें एलियन के ग्रह की लोकेशन एंड उनकी तरफ से पृथ्वी के लिए भेजा गया एक मैसेज मिला है। तो डंकन के मुताबिक जो सिग्नल्स जॉर्गन हाल्स ने सुने थे वो अंतरिक्ष से पृथ्वी पर नजर रख रही ब्लैक नाइट एलियन सैटेलाइट के थे, जिन सिग्नल्स की फ्रीक्वेंसी का वेरिएशन एक कोड की तरह है, जिन्हें जब उन्होंने स्टार्स मैप एक्सेस पर रखा तो उन्हें कुछ स्टार्स के बीच कलेक्शन ऑफ डॉट्स मिले जो स्टार्स बूटस कॉन्स्टलेशन का हिस्सा थे, जिस मैप में केवल एक स्टार आउट ऑफ प्लेस था, एप्सिलॉन बूटी। अब शुरुआत में डंकन को यह समझ में नहीं आया कि ऐसा क्यों है, लेकिन जब उन्होंने कैलकुलेशन करके इस तारे और अर्थ की मूवमेंट को कैलकुलेट किया तो उनके सामने एक शॉकिंग फैक्ट आया कि एप्सिलॉन बूटी अभी तो इन कलेक्शन ऑफ डॉट से अलाइन नहीं करता है, लेकिन आज से करीब 13,000 साल पहले ये उसी पोजीशन पर था, जिसका नतीजा डंकन ने ये निकाला कि जो ब्लैक नाइट के एग्जिस्टेंस के हमें कुछ सदी से प्रूफ मिल रहे हैं वो आज से ऑलमोस्ट 13,000 साल पहले पृथ्वी तक पहुंची थी, और तब से लेकर आज तक ये हम पर लगातार नजर रख रही है और अपने ओरिजिन एंड मैसेज को रेडियो फ्रीक्वेंसी के थ्रू पृथ्वी पर लगातार भेज रही है, जिसे हमने अब जाकर रिकॉर्ड किया है। अब डंकन के मुताबिक ना उन्हें स्टार मैप के अलावा इन सिग्नल्स में एक मैसेज भी मिला
जो मैसेज कुछ इस तरह था। हमारा होम एप्सिलॉन है, जो कि एक 2 स्टार बाइनरी सिस्टम है जिसमें 7 प्लैनेट है, जिसमें से 6th प्लैनेट पर हम रहते हैं। हमारे चौथे प्लैनेट के पास 3 और तीसरे और पहले के पास एक मून है और हमारा प्रोब आपके मून को ऑर्बिट कर रहा है। अब ऑफ कोर्स ये काफी डरावना मैसेज था कि पृथ्वी पर एक ऐसी एलियन टेक्नोलॉजी लगातार नजर रख रही थी जिसके बारे में इससे पहले दुनिया के किसी भी देश को कुछ भी पता नहीं था, या फिर शायद नहीं, क्योंकि इससे कुछ समय पहले ऐसे कई इंसिडेंट्स हुए थे जिन्होंने ब्लैक नाइट सैटेलाइट की एग्जिस्टेंस का दावा किया था। नाउ फॉर एग्जांपल, साल 1954 में मानव इतिहास की पहली सैटेलाइट स्पुतनिक के लॉन्च से 3 साल पहले यूएफओ रिसर्चर डोनाल्ड कीहो ने एक न्यूज रिपोर्ट में बताया कि अमेरिकन एयरफोर्स ने पृथ्वी के आसमान में 2 अनजान सैटेलाइट्स को देखा है। इस दौरान टाइम टू टाइम कई और न्यूज चैनल्स ने इन सैटेलाइट्स के लोगो द्वारा देखने की खबर को छापा। ये उस समय कितनी बड़ी बात थी, इसका अंदाजा आप इसी से लगा सकते हैं कि उस समय तक दुनिया के किसी भी देश के पास सैटेलाइट लॉन्च करने तक की टेक्नोलॉजी नहीं थी। अब अमेरिकन गवर्नमेंट पर लगातार दबाव बन रहा था कि वो इन न्यूज आर्टिकल्स एंड लोगो द्वारा आसमान से छुपकर उन पर जासूसी कर रही ब्लैक नाइट सैटेलाइट के बारे में कुछ कहे। एंड फाइनली उन्होंने कहा भी, क्योंकि साल 1960 में टाइम मैगजीन द्वारा एक स्टोरी पब्लिश की गई जिसमें लिखा गया कि यूएस नेवी ने पृथ्वी के आसमान में एक अनआइडेंटिफाइड सैटेलाइट को डिटेक्ट किया है। तो साल 1961 में साइंटिस्ट जेकस वैली एंड उनकी टीम ने पृथ्वी के ऑर्बिट में एक ब्राइट सैटेलाइट को कैप्चर किया जो कि पोलर ऑर्बिट में थी। जिस ऑर्बिट की सबसे खास बात यह है कि इस ऑर्बिट में घूमते हुए केवल कुछ एंगल के चेंज से कोई सैटेलाइट पूरी पृथ्वी के हर एक देश, हर एक रीजन के आसमान से होकर गुजर सकती है। यानी ब्लैक नाइट पृथ्वी के ऐसे ऑर्बिट में थी जिससे वो पृथ्वी के हर एक कोने पर हर एक हिस्से को देख सकती थी। वाली ने जब इस सैटेलाइट को ट्रैक किया तो उसमें सबसे पहले चीज सामने आई कि सैटेलाइट का वजन ऑलमोस्ट 15 टन का है, यानी एक ट्रक के बराबर, जो कि एक काफी भारी पेलोड था। और उस समय दुनिया के किसी भी देश के पास इतने बड़े पेलोड को ऑर्बिट तक पहुंचाने की कैपेसिटी नहीं थी, खास करके पोलर ऑर्बिट में। जिसके बाद जेकस वैली एंड उनकी टीम ने इस सैटेलाइट की पिक्चर्स एंड अदर डिटेल्स को कंपाइल करके एक फाइल तैयार की जिसमें ब्लैक नाइट सैटेलाइट की सारी इंफॉर्मेशन थी। लेकिन इस पूरी फाइल को जल्द ही कुछ अनजान कारणों के चलते डिस्ट्रॉय कर दिया गया। पर इस दौरान अमेरिकन गवर्नमेंट के लिए एक और प्रॉब्लम खड़ी हो गई, क्योंकि अब अंतरिक्ष में जाने वाले एक एस्ट्रोनॉट ने भी पृथ्वी के ऑर्बिट में कुछ अनजान ऑब्जेक्ट देखने का दावा किया था। तो साल 1963 मर्क्यूरी 9 मिशन, जो नासा द्वारा एस्ट्रोनॉट की बॉडी पर अर्थ के ऑर्बिट में रहने पर होने वाले इफेक्ट की स्टडी के लिए बनाया गया था। उस दौरान मिशन में जब एस्ट्रोनॉट गॉर्डन कूपर अपने फेथ 7 स्पेसक्राफ्ट में पृथ्वी का 15वां चक्कर लगा रहे थे, तब उन्हें अंतरिक्ष में एक ग्लोइंग ऑब्जेक्ट दिखा जिसे उनके ग्राउंड स्टेशन ने भी कंफर्म किया। इसके बाद ट्रैकिंग स्टेशन ने उस ऑब्जेक्ट को ट्रैक करते हुए बताया कि यह ऑब्जेक्ट ईस्ट टू वेस्ट की ओर जा रहा था। गॉर्डन कूपर के मिशन से वापस आने के बाद अमेरिकन मीडिया एनबीसी ने उनसे इस स्टोरी से रिलेटेड सवाल पूछने चाहे, लेकिन मीडिया को उनसे मिलने ही नहीं दिया गया और एक्सप्लेनेशन दी गई कि मिशन के दौरान गॉर्डन कूपर के केबिन में टेक्निकल गलती के चलते कार्बन डाइऑक्साइड के हाई लेवल जमा हो गए थे, जिसके चलते उन्हें हेलुसिनेशंस हो रहे थे। इसके बाद भी जब तक गॉर्डन कूपर नासा में थे तब तक उन्होंने इस बारे में किसी से भी बात नहीं की, पर जैसे ही वो रिटायर हुए उन्होंने मीडिया चैनल में कई ऐसी स्टोरी शेयर की जिसने पूरी दुनिया में हलचल मचा दी, क्योंकि इनका क्लेम था कि उनके साथ एलियन साइटिंग फिनोमेना कई बार हुआ है। जिसमें से एक का जिक्र करते हुए उन्होंने बताया कि जब वो एडवर्ड एयर फोर्स बेस में एक टेस्ट पायलट थे तब फ्लाइट के दौरान उन्होंने एक स्ट्रेंज सॉसर क्राफ्ट देखा था जो काफी तेजी से ट्रैवल कर रहा था, वो भी बिना किसी तरह की नॉइज किए। ब्लैक नाइट सैटेलाइट के बारे में बात करते हुए कूपर ने कहा कि अब इस बात से इनकार करना काफी डिफिकल्ट हो गया है कि ऊपर कुछ तो है, कुछ बहुत बड़ा। अब सवाल यह है कि वो क्या है, यहाँ पर क्यों है और हमसे क्या चाहता है। तो आखिरकार साल 1998 में वो दिन आया जब नासा ने भी खुद पृथ्वी के ऑर्बिट में घूमते हुए ब्लैक नाइट सैटेलाइट की कई तस्वीरें जारी की और इस तरह हमने पहली बार 13,000 साल से अर्थ पर नजर रख रही ब्लैक नाइट सैटेलाइट को देखा, या फिर शायद नहीं,
क्योंकि नासा ने इस फोटो की एक अलग ही स्टोरी दुनिया को सुनाई। देखो, नासा के मुताबिक दिसंबर 1998 में पृथ्वी के ऑर्बिट में तैर रहे इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर नासा द्वारा पहला स्पेस शटल मिशन भेजा गया था, जिसका पर्पस था एक थर्मल ब्लैंकेट यूनिट को ISS पर इंस्टॉल करना। बट इंस्टॉलेशन के दौरान ना ये इक्विपमेंट साइंटिस्ट की टीम से छूटकर अंतरिक्ष में चला गया और पृथ्वी को ऑर्बिट करने लगा। ऑल्सो कई रिसेंट मीडिया रिपोर्ट्स में ये भी सामने आया कि साल 1960s में अमेरिका और दुनिया के अलग अलग हिस्सों में लोगों द्वारा आसमान में जो सैटेलाइट जैसा बड़ा सा ऑब्जेक्ट देखा गया था ना, और उसे ब्लैक नाइट सैटेलाइट कहा गया था, वो असल में अमेरिका की स्पाई सैटेलाइट डिस्कवरर 5 का टूटा हुआ हिस्सा था। और क्योंकि अमेरिका अपने स्पाई सैटेलाइट की बात को दुनिया के दूसरे देशों से छुपाना चाहता था, इसीलिए उन्होंने 1960s में टाइम मैगजीन के जरिए इसे अनआइडेंटिफाइड बताया था। मतलब कि यहाँ पर कोई ब्लैक नाइट सैटेलाइट एग्जिस्ट ही नहीं करता था। लेकिन वेट ए सेकेंड, निकोला टेस्ला एंड जॉर्गन हास द्वारा रिकॉर्डेड स्ट्रेंज रेडियो सिग्नल्स का क्या, जो ब्लैक नाइट सैटेलाइट ने पृथ्वी पर भेजे थे? वेल देखो, ये भी ना काफी इंटरेस्टिंग स्टोरी है, क्योंकि साल 1899 में निकोला टेस्ला को सच में ये सिग्नल्स अंतरिक्ष से आए थे, लेकिन किसी प्लैनेट से नहीं बल्कि एक खास तरह के स्टार से, जिसे साल 1968 में पहली बार खोजा गया था एंड उसे नाम दिया गया पल्सार। ऐसे स्टार्स जो हर कुछ इंटरवल में अंतरिक्ष में कई वेवलेंथ के साथ कंटिन्यूअस बीम ऑफ रेडियो वेव्स एमिट करते थे। और कई साइंटिस्ट की थियरी है कि उस समय निकोला टेस्ला ने भी अर्थ से दूर मौजूद किसी पल्सार से आने वाले रेडियो सिग्नल्स को ही सुना होगा, पर क्योंकि ये साल 1899 का समय था और दुनिया के साथ साथ निकोला टेस्ला को भी अंतरिक्ष में पल्सार जैसे तारों की मौजूदगी का कोई भी आइडिया नहीं था, इसी के चलते शायद निकोला टेस्ला ने जब इनके सिग्नल्स को रिसीव किया तो उन्हें किसी दूसरे ग्रह से आने वाला रेडियो सिग्नल समझ लिया। जबकि साल 1927 में जॉर्गन हास द्वारा रिकॉर्डेड लॉन्ग डिलेड रेडियो एकोज की बात की जाए तो ये मामला थोड़ा उलझा हुआ है, क्योंकि उन सिग्नल्स की मिस्ट्री ना वैज्ञानिक आज तक सुलझा ही नहीं पाए हैं। ऑल्सो साल 1973 के डंकन लूनान के डिकोडेड मैसेज की बात करें तो कई रिसर्चर्स का मानना है कि डंकन द्वारा प्रेडिक्ट किए गए मैसेज और स्टार सिस्टम मैप पूरी तरह से इमेजिनेटिव है, जिनमें किसी भी तरह का कोई साइंस नहीं है। तो दोस्तों, ये थी स्टोरी द ब्लैक नाइट सैटेलाइट की। अब ये असल में एग्जिस्ट करती है या नहीं करती ये तो कोई नहीं बता सकता, लेकिन अगर लॉजिकली देखा जाए तो ऐसे किसी सैटेलाइट के एग्जिस्टेंस के चांसेस बहुत ही कम है। वैसे आप इसके बारे में क्या सोचते हो? क्या था ब्लैक नाइट सैटेलाइट वाकई में एग्जिस्ट करता था, या फिर ये कहानियों पे बना हुआ एक कहानी है जो कि हम ह्यूमंस को ऑलरेडी काफी अच्छी लगती है? अपनी राय नीचे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताना। मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो से आपने काफी कुछ नया सीखा होगा और आपको काफी ज्यादा मजा आया होगा। अगर हाँ तो इस वीडियो को लाइक कर देना और अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ जरूर शेयर करना। अगर आप नए हो चैनल पे तो इस चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर देना। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई ना तो आपको ये वाली वीडियो भी जरूर पसंद आएगी, जिसमें हमने बात किया है अमेरिका के उन स्पाई सैटेलाइट्स के बारे में जो पूरी दुनिया से आज भी छिपी हुई है और जो अंतरिक्ष से यहाँ धरती पर इतनी शार्प इमेजेस ले सकती है कि आप अपने घर के अंदर बंद क्यों ना रहो फिर भी अमेरिका आपको देख सकता है। लेकिन आज तक ये राज किसी को क्यों नहीं पता चला और क्या है ये पूरा मिशन? इस पूरी कहानी को जानने के लिए यहाँ पर टैप करो और इस वीडियो को देखो, बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो है। मैं मिलता हूं आपको नेक्स्ट एपिसोड के साथ, तब तक के लिए बाय, जय हिंद।